So, dear students, welcome to this new lecture number 11। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था और उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस किया था, दैट वाज डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो मैंने आपको कहा था उसका जो यूज होगा वो आगे बहुत ही होने वाला है, जैसे अभी इसी लेक्चर में हम डील करेंगे विद द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या था? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ये कहता था कि जो टोटल वर्चुअल वर्क डन है बाय द रिएक्शन फोर्स इज जीरो। ओके, टोटल का मतलब मैंने यहां पर एक सम लगाया है। वर्चुअल वर्क डन मतलब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आएगा। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट जहां पर टाइम चेंज नहीं होगा। मतलब एक पॉइंट पर टाइम था t, दूसरे अलाउड कॉन्फ़िगरेशन में आप जाते हो वहां पर भी टाइम t है, मतलब जो टाइम डिफरेंस है वो जीरो, जो कि प्रैक्टिकली आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो द टोटल वर्चुअल वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने अप्लाई किया था न्यूटन सेकेंड लॉ में। न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने कैसे अप्लाई किया था आपको पता होगा। द फोर्स दैट इज, मैं अल्फा ले रहा हूं, अल्फा इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 to running, it is the running index from 1 to capital N. So F vector, okay, plus sum over alpha running from 1 to N, that is R alpha is equal to mass time of acceleration. Okay, ये हमने पढ़ा था और ये हमने अच्छे से एकदम क्लैरिटी के साथ हमने देखा था। तो यहाँ पर डॉट डेल्टा आर अल्फा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डॉट डेल्टा आर अल्फा, ठीक है, डॉट डेल्टा आर अल्फा मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा आर अल्फा और यहां पर भी डेल्टा आर अल्फा आ जाएगा। तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा एज पर द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो फाइनली आपको जो मिलने वाला है वो कितना होगा, दैट इज सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ अल्फा, ओके, माइनस कितना हो जाएगा एम ए अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा इक्वल टू जीरो। तो ये आपको मिला था फ्रॉम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में देखा था। ठीक है, और यहां पर एम अल्फा लिखना मत भूलना। एम अल्फा का मतलब सबका जो जितना भी पार्टिकल आपके पास है, एज पर द क्वेश्चन टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। तो यहाँ का जो पार्टिकल है सबका मास अलग अलग है। किसका मास m1 है, m2 है, m3 है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर भी सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल n। ओके, और ये m अल्फा, अल्फा क्यों, मास मैंने अलग अलग लिया है। ओके, मैंने मास कांस्टेंट नहीं लिया है। ठीक है, सबका मास m मैंने कंसिडर नहीं किया है, सबका मास अलग अलग मैंने कंसिडर किया है। सो ये था आपका डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा कंसेप्चुअल रहेगा एंड थोड़ा बड़ा भी रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो देखते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। पर ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपका रहता है लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल। ओके, 1 मिनट। ओके, रियली नाइस। ओके, सो हैमिल्टनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल से पूछता है। ये मेथड में ज्यादा डेरिवेशन आता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है, बट कंसेप्चुअली हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ आवर टॉपिक लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग लगाइए लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। फुल डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, एक एक करके एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके हम पढ़ेंगे। ओके, तो सोचिए एक पार्टिकल आपके पास है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या समझते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है न्यूटन सेकेंड लॉ। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ आप कैसे लिखोगे? एम टी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखोगे? फोर्स प्लस रिएक्शन फोर्स। ओके, रिएक्शन फोर्स को मत भूलना भाई, रिएक्शन फोर्स भी इट्स अ पार्ट जिसको हम नहीं लेते हैं इनटू अकाउंट, बट वी हैव टू टेक इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, बट
लैग्रेंजेस इक्वेशन में क्या होगा, ये रिएक्शन फोर्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ड्रॉबैक बताया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। पहला ड्रॉबैक था वेक्टर, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है टू डील विथ। दूसरा ड्रॉबैक मैंने बताया था रिएक्शन फोर्स, क्योंकि जब तक आपका एक्शन पता नहीं चलेगा तब तक आप रिएक्शन कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। सो रिएक्शन फोर्सेस आर आल्सो वेरी मच डिफिकल्ट, सो यू हैव टू एलिमिनेट दिस एंड यू हैव टू एलिमिनेट द वेक्टर। ओके, यहां पर वेक्टर है और ये भी पोजीशन वेक्टर है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमें वेक्टर को एलिमिनेट करना है और रिएक्शन फोर्स को एलिमिनेट करना है। इसके लिए हमने क्या किया, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि कंप्लीटली स्केलर होगा और रिएक्शन फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं बेटा, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, आप देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है और इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। इस इक्वेशन क्यों, क्योंकि कुछ लेफ्ट हैंड साइड है, कुछ राइट हैंड साइड है, तो पर्टिकुलरली दिस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, आर ऑफ टी निकालना है। ठीक है, आर ऑफ टी मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कैसे निकालोगे, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है वो कितना है। पहला तो अननोन वेरिएबल आर वेक्टर को अगर आप मतलब लिखोगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो कितना होगा, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। मतलब यहां पर जो अननोन वेरिएबल होगा वो एक होगा एक्स वाई जेड, तीन हो गया। आर वेक्टर का भी कुछ आने वाला है, आर वेक्टर को आप आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो अननोन वेरिएबल कितना आ जाएगा बेटा, आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। ठीक है, सो थोड़ा नोट करिएगा, ये आपके पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन है। ओके, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें आर ऑफ टी निकालना है। बेटा क्या निकालना है, पहले तो ये इक्वेशन आपको दिया है, इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन को सॉल्व करके आर ऑफ टी का वैल्यू निकालो। आर ऑफ टी का वैल्यू अगर निकालोगे वो सोल्यूशन होगा टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर वो सोल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई कर लेगा। और आपके पास जो अननोन वेरिएबल है वो कितना है, एक्स वाई जेड, आर एक्स आर वाई आर जेड। दीज आर द अननोन वेरिएबल्स व्हिच आर अवेलेबल नाउ। ओके, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। ओके, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, 6 अननोन वेरिएबल। इक्वेशन कितना है बेटा, इक्वेशन क्योंकि आर वेक्टर को मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, आई कैप एक्स, जे कैप वाई, के कैप जेड, मतलब एक्स वाई जेड में आप उसे लिख सकते हो। तो इक्वेशन कितना आएगा, एक होगा एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस ये हो जाएगा आर एक्स। ओके, ये पहला इक्वेशन आपको मिलने वाला है, एफ एक्स आर एक्स। ओके, एक हो गया एक्स आर एक्स, दो अननोन वेरिएबल, टोटल 6 हो गया ऐसे, वाई आर वाई, जेड आर जेड। और यहां पर इक्वेशन आ गया पहला इक्वेशन। ओके, फिर दूसरा ऐसे आएगा एम डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस आर ऑफ वाई। फिर इसके बाद एम डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस आर ऑफ जेड। तो ये हो गया 3 इक्वेशन। और कुछ इक्वेशन है क्या, और एक इक्वेशन है कांस्टेंट इक्वेशन। कांस्टेंट इक्वेशन देखिए भाई साहब, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर कांस्टेंट इक्वेशन की बात हो रहा है तो बेसिकली होलोनोमिक कांस्टेंट इक्वेशन की बात हो रहा है। ठीक है, अगर कांस्टेंट इक्वेशन की बात हो रहा है तो होलोनोमिक कांस्टेंट इक्वेशन की बात हो रहा है, जहां पर आप फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स को 0 लेते हैं, r1 r2 rn 0। अगर टाइम ले लोगे तो वो रियोनोमस होलोनोमिक हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा f ऑफ आर वेक्टर एंड टाइम को मैंने इंक्लूड किया है, तो ये हो जाएगा रियोनोमस होलोनोमिक। ओके, तो ये आपके पास 4 इक्वेशन बट 6 अननोन वेरिएबल। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जितना वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, उतना इक्वेशन होना चाहिए। पर यहां पर केस जो है वो उल्टा हो रहा है भाई साहब, यहां पर टोटल 6 इक्वेशन हो रहा है, 6 अननोन वेरिएबल 4 इक्वेशन। तो इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे, कैसे आप निकालोगे आर ऑफ टी का वैल्यू, तो इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितना नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल है उतना ही इक्वेशन होना चाहिए, तब जाकर काम बनेगा। अभी तो काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि टोटल 6 अननोन वेरिएबल, टोटल 4 इक्वेशन भाई साहब। तो सॉल्व कैसे करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर हमारे पास 6 इक्वेशन आ जाए, 6 अननोन वेरिएबल है, तब कुछ काम बन सकता है।
ठीक है। अगर 6 अननोन वेरिएबल है तो 6 इक्वेशन चाहिए, अभी 4 इक्वेशन है। अगर 2 इक्वेशन को मैं इनपुट करूंगा तो कुछ बात बन सकता है, और उसको इनपुट कैसे करेंगे भाई साहब, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाकर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और अभी भी रिकैप करके देखा था। तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगा लो, सम ओवर ऑफ कितना हो जाएगा, आर डॉट डेल्टा आर अल्फा इज इक्वल टू 0। ये हो गया डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। इसको अप्लाई करने के बाद लाइफ बदल गया भाई साहब। लाइफ कैसे बदल गया, आपका पास जो लॉ आया वो कितना आ गया, सम ओवर एफ ऑफ अल्फा माइनस एम अल्फा ए अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा इक्वल टू 0। तो आपने अभी कितना, आपको अभी कितना इक्वेशन मिल रहा है, 1 2 3, ओके, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो टोटल 6 इक्वेशन हो गए और टोटल 6 अननोन वेरिएबल है। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप को हम जाएंगे धीरे धीरे, अभी फर्स्ट टाइप डेरिवेशन की बात करेंगे। और जहां पर तो ये भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है, जो लैग्रेंज इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट टाइप वो कैसे डिराइव होता है, बाय अप्लाइंग डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल का काम आपको पता चल गया। 4 इक्वेशन थे भाई साहब, 6 अननोन वेरिएबल थे। हमने क्या किया, 2 और इक्वेशन को जोड़ दिया। 2 और इक्वेशन को जोड़ने के बाद टोटल 6 इक्वेशन हो गए। 6 अननोन वेरिएबल है, अब काम हो सकता है, अब आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे बात क्लियर हो रहा है, रिपीट करूंगा भाई साहब, मेरा एक मतलब डिजीज है, मैं रिपीट करता रहता हूं, तो बुरा मत मानना। तो 6 अननोन वेरिएबल, 6 इक्वेशन, पहले 4 इक्वेशन थे, हमने 2 और इक्वेशन को ऐड किया, वो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल से आया। तो 6 अननोन वेरिएबल, 6 इक्वेशन, तो सॉल्व करते हैं भाई साहब। एक एक इक्वेशन को हम देखेंगे अच्छे से और लैग्रेंज इक्वेशन और फर्स्ट टाइप को डिराइव कर लेंगे। तो आपको क्लियर हो रहा है ये बात, जो फर्स्ट टाइप है लैग्रेंज इक्वेशन वो कहां से आया है, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाकर आया है। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब ही एम ही है कंजर्वेशन रूल को फॉलो करना, जो कि हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो बात हो रहा है वो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रहा है। ड्रॉबैक मैंने पढ़ाया था, नया टॉपिक शुरू है, कॉपी पेन उतारिए और लिखिए भाई साहब जो लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फर्स्ट टाइप। तो उसको डिराइव करने से पहले आप एक टर्म देखिए, अल्फा जो है, थोड़ा नीचे लिखता हूं भाई, अल्फा जो है रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, वेक्टर मत देना, वेक्टर मत भूलना भाई साहब, मैं कभी कभी भूल जाऊंगा पर आप नहीं भूलना है, ठीक है। सो ये होगा सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू एन एफ ऑफ अल्फा डॉट, यहां पर थोड़ा मैं ट्विस्ट करूंगा, ऐसे लिखूंगा डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट, ओके, कुछ ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, डो क्यू आई, और यहां पर एक सम लगाऊंगा, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, और यहां पर ब्रैकेट मत भूलना भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं, ये डो डेल्टा क्यू आई, डो क्यू आई मतलब डिलीट हो रहा है, डिलीट मतलब ये इसको काट रहा है भाई साहब, इसको काट रहा है, तो ये सम ये हो जाएगा फिर से डो आर अल्फा। तो इसी हिसाब से मैंने इसको लिखा, ठीक है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखेंगे, यहां पर क्या पॉसिबल हो सकता है। देखिए सम जो है, सम ओवर ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू कैप स्मॉल एन, उसको बाहर ले आयो, ओके, और सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, स्मॉल एन कैपिटल एन मैंने पढ़ाया था, अगर आप भूल गए हो तो फिर से बता दूंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट डो क्यू आई, ओके। ये बात क्लियर हो रहा है, ये बात सबको क्लियर हो रहा है, कुछ चीज तो हम भूल रहे हैं भाई साहब। ये हो जाएगा एफ अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट डो क्यू आई। क्लियर है एकदम, क्लियर एकदम। ये जो आई रनिंग फ्रॉम 1 टू एन है, इसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन है, वो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो यहां पर जो आर अल्फा है, मैंने कहा था आपको, आर अल्फा को आप ट्रांसफर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्यू को बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ओके।
जैसे कि आर अल्फा इज इक्वल टू आर अल्फा ऑफ Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। और ये जो आर अल्फा है ये कांस्टेंट इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जैसे कि हमने देखा था f ऑफ r1 वेक्टर r2 वेक्टर डॉट 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 rn वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है 0। यहां पर आप ऐसे जनरलाइज करके लिखोगे f ऑफ r अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा 1 होगा तो r1 आ जाएगा, अल्फा 2 होगा तो r2 आ जाएगा, अल्फा 3 होगा तो r3, n होगा तो n आ जाएगा। तो इसका जो फंक्शन आप लोगों पोजीशन वेक्टर का वो 0 होगा। मतलब ये जो r अल्फा है, ठीक है, ये कांस्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अच्छे से सुनिए भाई साहब, अच्छे से सुनिए, ये आर अल्फा जो है ये कांस्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस एफ ऑफ आर अल्फा 0 होगा ही होगा। कांस्टेंट इक्वेशन मतलब बेसिकली होलोनोमिक, अगर टाइम आ जाएगा तो रियोनोमस होलोनोमिक। तो यहां पर आपके पास कितना इक्वेशन है? एक ही कांस्टेंट इक्वेशन है। यहां पर मैंने बनाया है सिर्फ एक ही कांस्टेंट इक्वेशन। तो ऐसे आपके पास कितने कांस्टेंट इक्वेशन हो गए? के कांस्टेंट इक्वेशन होगा। मतलब ये जो आर अल्फा है या डो आर अल्फा बोल सकते हो, आर अल्फा बोल सकते हो, ये कांस्टेंट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, इसको सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को सेटिस्फाई करेगा, थर्ड को करेगा, वैसे के कांस्टेंट इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर लेगा। और यहां पर जो टर्म आ रहा है आई डो क्यू आई, देखिए अच्छे से समझिए, डो आर अल्फा विल सेटिस्फाई के कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, डो आर अल्फा सेटिस्फाई करेगा क्योंकि आर अल्फा जो है वो कांस्टेंट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। कितना? के कांस्टेंट इक्वेशन। सो डो आर अल्फा विल सेटिस्फाई के कांस्टेंट इक्वेशन। वैसे डो क्यू आई क्या होगा? इज इंडिपेंडेंट ऑफ द के कांस्टेंट इक्वेशन, क्योंकि आप जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हो आई रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल n, आप क्या करते हो? के कांस्टेंट इक्वेशन को एलिमिनेट करते हो फ्रॉम 3 इंटू कैपिटल N। ओके, क्लियर एकदम? ये बात एकदम समझ में आ रहा है? डो आर अल्फा क्या करेगा? कांस्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। इट विल सेटिस्फाई कांस्टेंट इक्वेशन। तो यहां पर मैंने कांस्टेंट इक्वेशन बनाया है और यहां पर आप देख सकते हो ये कांस्टेंट इक्वेशन बनाया है। तो f ऑफ r1 इज इक्वल टू 0 होगा, f ऑफ r2 इज इक्वल टू 0 होगा, f ऑफ r3 इज इक्वल टू 0 होगा, f ऑफ r4 वैसे ही चलेगा, f2 f ऑफ rn। ठीक है, सो इट विल सेटिस्फाई के कांस्टेंट इक्वेशन। ओके, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द के कांस्टेंट इक्वेशन। तो ये था कुछ बेसिक बातें। एंड फाइनली हम अभी स्टेज में है डिराइव करने का। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके, बोर्ड इज कंप्लीटली विजिबल, अच्छे से दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। सो अब क्या करेंगे? देखो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट विल सेटिस्फाई द के कांस्टेंट इक्वेशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द के कांस्टेंट इक्वेशन। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ द के कांस्टेंट इक्वेशन डो क्यू आई। ओके, डो आर अल्फा जो है वो सेटिस्फाई करेगा, डो आर अल्फा सेटिस्फाई के कांस्टेंट इक्वेशन। और ये जो डो क्यू आई है ये इंडिपेंडेंट। ओके, यहां पर लिख लेता हूं, डो क्यू आई इंडिपेंडेंट, आज इंडिपेंडेंट डे है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ के कांस्टेंट इक्वेशन। क्यों? ये आई 1 2 3 अप टू कैपिटल N तक है। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल n तक है, तो स्मॉल n कैसे निकालोगे? 3 कैपिटल N माइनस के, मतलब के कांस्टेंट इक्वेशन को एलिमिनेट कर रहे हो आंसर निकालने के लिए। तो यहां पर ये थोड़ा बहुत चर्चा हो गया। अब देखते हैं जो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं भाई? सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N f अल्फा डॉट डेल्टा r अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई, इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। तो यहां पर थोड़ा लिख लेते हैं, ये जो क्यू आई है इसको हम क्यू आई से डिनोट करेंगे। क्यू आई इज इक्वल टू सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू n, सो f अल्फा डॉट डेल्टा r अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स ऑन स्मॉल क्यू आई। व्हाट इज स्मॉल क्यू आई? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। सो जनरलाइज्ड फोर्स जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर लगेगा। ठीक है, और इस जनरलाइज्ड फोर्स को मैंने लिया है Q सब्सक्रिप्ट I। आप Q भी ले सकते थे,
Q अगर लेते तो ये जो जनरलाइज्ड फोर्स है वो किसके ऊपर लगता, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर लगता। जैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना बेहद जरूरी है, वरना आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, आपका Qn आ गया कितना 3, तो Q1 Q2 Q3 ओके, आपका n सपोज आ रहा है 3, n3 आ रहा है, मतलब Q1 Q2 अप टू कितना है Qn कितना हो गया, n कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ गया n इज इक्वल टू 3 के लिए। ओके, क्लियर हो रहा है एकदम, ये बात क्लियर हो रहा है। ओके, सो ये था कुछ बेसिक डिस्कशन। ओके, सो ये हो गया QI, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास, वैल्यू कितना आ जाएगा थोड़ा देखते हैं। तो इसको मैं QI से रिप्लेस कर सकता हूं, अगर QI से रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, सो फाइनली आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो थोड़ा कुछ ऐसा टाइप का रहेगा, ठीक है। सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N एफ अल्फा डॉट डो आर अल्फा, ठीक है, डो आर अल्फा, ओके, डो आर अल्फा इज इक्वल टू सम ओवर ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू N, और ये हो जाएगा QI डॉट डो QI। तो ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। और QI क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स ऑन स्मॉल QI। ओके, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैसे आप निकालोगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज Q1 Q2 अप टू Qn। सपोज आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप 3 डायमेंशन ले रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सपोज है 1। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1, कांस्टेंट इक्वेशन 0 है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकल फ्री है। जैसे मैं यहां पर एक पार्टिकल रखूंगा, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सो वो क्या कर सकता है, वो x में जा सकता है, y में जा सकता है, z में भी जा सकता है, ठीक है। अगर पार्टिकल यहां पर होगा तो प्रोजेक्शन ले लो x में, y में, और फाइनली z में भी जा सकता है, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां पर n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब Q1 Q2 अप टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना होगा, Q3। अगर कार्टेशियन में होते तो x y z होता, ठीक है। ऐसे ही आप सोच सकते हो ए पर्सन विच इज वॉकिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो वहां पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब क्या है भाई, मतलब ये है अगर एक इंसान स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका मतलब ये है सिर्फ वो x में चलेगा। मतलब जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए उसका पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम, वो होगा ओनली एंड ओनली 1। मतलब रेस्ट्रिक्शन कहां पर है, वो y में नहीं जा सकता, वो z में नहीं जा सकता, सिर्फ x में चलेगा, क्योंकि आपने कंडीशन पहले ही लगा दिया है, पर्सन इज वॉकिंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग द x एक्सिस। मतलब आपने ऑलरेडी कंडीशन लगा दिया है कि y और z को आप 0 लोगे, क्योंकि सिर्फ इंसान जो है वो x में चल रहा है, x में चल रहा है, x में चल रहा है। उसका मतलब y और z इज इंडिपेंडेंट नहीं। आप y और z को अपने मन के हिसाब से नहीं ले सकते, आर्बिट्रली आप चूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। x को आपको कुछ लेना है, x इज द ओनली इंडिपेंडेंट एक्सिस, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंडीशन लगा ही दिया है, पर्सन इज वॉकिंग अलोंग द x एक्सिस। x एक्सिस मतलब जो रेस्ट्रिक्शन है वो कितना है, 2 रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या है, x में चल रहा है ना, थोड़ी ना वो y में जा सकता है, थोड़ी ना वो z में जा सकता है। तो y पार्ट एक रेस्ट्रिक्शन, z पार्ट इज अनदर रेस्ट्रिक्शन। तो टोटल रेस्ट्रिक्शन इज 2 1 2 y एंड z, 2 रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो y में नहीं जा सकता, वो z में नहीं जा सकता, वो रेस्ट्रिक्शन हो गया। ओके, कोरोना टाइम चल रहा है, आपको रेस्ट्रिक्शन लगा गया, आप अपने सिटी में मतलब घूम सकते हो, बट थोड़ी अलग सिटी में आप नहीं जा सकते, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन है, वो वहां पर आप नहीं जा पाओगे। वैसे ही अगर एक इंसान x में चल रहा है, मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन ये है y और z 0 होगा ही होगा, क्योंकि x में चल रहा है तो y और z को आपको 0 लेना है, वो रेस्ट्रिक्शन है, वहां पर आप नहीं जा सकते। y और z में, जैसे ये y z ये x, सिर्फ x में जा रहा है, तो y और z ऑटोमेटिकली 0 होगा, ये रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ आपको ऐसे मिल रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे, डेरिवेशन को देखेंगे अच्छे से। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास जो है वो जनरलाइज्ड फोर्स है। देखिए इसका, इन दोनों का जो डायमेंशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट का जब आप डायमेंशन निकालोगे, ये किसके डायमेंशन के साथ बराबर आ रहा है, वर्क के डायमेंशन के साथ बराबर आ रहा है, और इनका भी जो डायमेंशन है इनका प्रोडक्ट का, वो भी वर्क के डायमेंशन के साथ बराबर आ रहा है। पर प्रॉब्लम ये है, ये QI फोर्स नहीं है, ये डेल्टा QI डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो क्या है ये तो किसी को नहीं पता।
ओके, सो यहां पर जो एफ अल्फा है डॉट डेल्टा आर अल्फा है, इनका जब आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, प्रोडक्ट लोगे, क्योंकि ये तो रियल फोर्स है, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप निकाल सकते हो इनका डायमेंशन फॉर्मूला। तो वो किसका डायमेंशन फॉर्मूला के साथ आ रहा है? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। ये जो QI है डॉट डो QI है, जब इनका प्रोडक्ट लोगे आप और इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, क्योंकि जैसे यहां पर फोर्स का डायमेंशन आप लगा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट का लगा रहे थे, तो वर्क का पा रहे थे। ये QI डो QI जब करोगे, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये भी वर्क के डायमेंशन के फॉर्मूला के साथ बराबर होगा। और ये आपको पता है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? एन इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimension of the individual terms of both side of the equation are same. That means अगर इसका डायमेंशन वर्क होगा तो इसका भी वर्क का डायमेंशन आएगा, जो कि m1 L2 T माइनस 2 आपको पता है। पर प्रॉब्लम यहां पर ये है, ये QI फोर्स नहीं है, और ये जो डो QI आपने लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करिएगा, ये फोर्स नहीं है, ये जनरलाइज्ड फोर्स है। बात को समझ लीजिए, ये जनरलाइज्ड फोर्स है। इसका फॉर्मूला क्या था? सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N एफ अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू आई, वेयर आई इज नथिंग बट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एक जनरल टर्म में लिखेंगे तो Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। सो आई रनिंग इंडेक्स है, 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 लिख सकते, n लिख सकते। n इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जैसे मैंने आपको कहा था, एग्जांपल दिया था, जबकि एक इंसान जो x एक्सिस में जा रहा है, आपने कंडीशन लगा दिया वो x में ही जाएगा, मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या है? आप उसको y में ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि आपने कंडीशन लगाया है x में जाएगा, मतलब x में ही जाएगा, तो y में नहीं जा सकता, z में नहीं जा सकता। तो ये रेस्ट्रिक्शन है, 2 रेस्ट्रिक्शन। सो यहां पर कांस्टेंट कितना आएगा? इक्वेशन 2। ओके, इसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो QI इज नॉट इक्वल टू फोर्स, डेल्टा QI इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और y, उस एग्जांपल में y और z इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आप आपके हिसाब से y को 2, 3, 4 ऐसे नहीं ले सकते, y इज हमेशा 0। ठीक है, z को 1, 2, 3 ऐसे नहीं ले सकते, z इज हमेशा 0। तो ये बार बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो QI फोर्स नहीं है, डो QI डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो आपको कुछ मिला ऐसा, एफ अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा इज इक्वल टू QI डॉट डो QI। ओके, सो फाइनली हम स्टेज में आ गए हैं कि लैग्रेंजेस इक्वेशन फर्स्ट टाइप को डिराइव कर ले। तो फर्स्ट टाइप को डिराइव करने के लिए हमें क्या चाहिए? डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, वरना 6 इक्वेशन, 6 अननोन वेरिएबल, 4 इक्वेशन थे, आपने 2 और इक्वेशन को बाहर से सप्लाई किया डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाकर, तो 6 इक्वेशन, 6 अननोन वेरिएबल। अब काम बनेगा, काम बनेगा मतलब आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? वो होगा लैग्रेंजेस इक्वेशन फर्स्ट टाइप, जो डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाकर आपको मिलने वाला है। ओके, सो फिर से हम लिखते हैं वही पॉइंट आपने लिखा था, सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N एम अल्फा ए अल्फा डॉट डो आर अल्फा। वेक्टर लगाना भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूं, वेक्टर मत भूलना। वेक्टर भूल गए तो सब कुछ आप भूल गए। तो ये वाला टर्म आपको क्या मिला था? तो डायरेक्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये हो जाएगा सम ओवर ऑफ एम अल्फा। तो क्या लिखे थे? आपको क्या मिला था? QI डॉट डो QI मिला था ना, QI डॉट डो QI मिला था। ओके, सो यहां पर एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं, देखिए एक्सेलरेशन सम ओवर अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N। तो एम अल्फा, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv बाय dt। तो यहां पर लिखूंगा dv अल्फा बाय dt। ओके, और ये डो आर अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैंने पहले ही लिखा था, डो आर अल्फा बाय डो QI डॉट डो QI। तो यहां पर एक सम लगाना पड़ेगा, सम ओवर ऑफ i रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल n, दैट इज डो आर अल्फा बाय डो QI डॉट डेल QI डॉट डो QI। तो i रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो? ये जो सम ओवर ऑफ i रनिंग फ्रॉम 1 टू n ऐसे लिख सकते हो, इसको मैंने बाहर ले आया। ठीक है, और डो QI इसको भी थोड़ा बाहर ले आते हैं। ठीक है, और यहां पर कुछ टर्म रहेगा, उसको हम थोड़ा लिखेंगे। ओके, तो यहां पर क्या टर्म रहेगा? देखिए, सम ओवर ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, ओके, एम अल्फा dv अल्फा बाय dt
और ये वाला सम चला गया है, डो क्यू आई चला गया है, तो ये हो जाएगा डो आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई, सॉरी डेल्टा, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसको थोड़ा नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, हो गया सबका। तो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा कुछ ट्विस्ट लाएंगे। वो ट्विस्ट है, अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा डी बाई डी टी, डेरिवेटिव तो सबको पता ही होगा ना, आप क्लास 11th 12th समय करके आ रहे हो। सो एम अल्फा डेरिवेटिव में निकाल रहा हूं, एम अल्फा वी अल्फा, ठीक है, एम अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो मैंने कांस्टेंट को अंदर ले लिया, ठीक है, ओके। सो डी वी अल्फा, और ये हो जाएगा डो आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा आई। तो इसका डेरिवेटिव का आंसर कितना आएगा बताइए, सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा। तो वेरी नाइस, अगर आपने सॉल्व किया है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है, बस एक को u लीजिए एक को v लीजिए, तो u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, और कुछ नहीं करना है। तो m अल्फा डॉल डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई, और ये हो जाएगा dv अल्फा बाय डी टी प्लस कितना होगा, एम अल्फा वी अल्फा डी बाई डी टी ऑफ, कितना हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डो आर अल्फा डेल्टा आर अल्फा, सॉरी बार बार डो निकल रहा है, ठीक है, डेल्टा क्यू आई। ओके, तो यहां पर और क्या कर सकते हैं भाई साहब, देखो यहां पर कुछ दिख रहा है आपको, यहां पर कुछ दिख रहा है जो यहां पर था, एम अल्फा डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई इंटू डीवी अल्फा बाय डी टी, तो इसको हम रखेंगे और ये वाला टर्म को उधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो डी बाय डी टी ऑफ एम अल्फा वी अल्फा डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई, माइनस ये हो जाएगा एम अल्फा वी अल्फा डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई, ये हो जाएगा इक्वल टू एम अल्फा डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई, ओके, डी वी अल्फा बाय डी टी। भाई साहब ये बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है, कृपया ध्यान देना, और आगे जब हम हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा बात, ओके। अभी कृपया ध्यान दो भाई साहब, वरना गड़बड़ हो जाएगा, एक दो चीज आपका मतलब भूल हो गया, मतलब गलत हो गया तो वो गलत हो गया, तो टेक्निकली आपको इसको हैंडल करना है, प्रैक्टिस चाहिए, रिगरस प्रैक्टिस, ओके। तो इतना चीज हमने नोट किया। सो एम अल्फा आप ऐसे नोट कर सकते हो, एम अल्फा ओके, एम अल्फा डीवी अल्फा बाय डी टी डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई का वैल्यू इतना आ रहा है, तो ये वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस इतना ही काम है, इतना ही काम है। बट बोर्ड थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है तो मुझे कैमरा फिर से देखना पड़ेगा, ओके, क्लियर है एकदम। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, तो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, पर यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट। तो ये वाला टर्म को हटाते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया टेक्निक क्या है, ठीक है। तो बस ये वाला जो सब टर्म है डी बाई डी टी ऑफ इतना एम अल्फा, इतना वाला टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद दिस। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट और आप देखते हैं क्या निकलता है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं ब्लैक पेन यूज करूंगा, अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, एम अल्फा ए अल्फा डॉट डेल्टा डो आर अल्फा इज इक्वल टू सम ओवर ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू एन डो क्यू आई, और ये वाला टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये थोड़ा बड़ा टर्म है, तो ये लिखिए, सब्स्टिट्यूट टर्म को मैं थोड़ा ब्लू पेन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। एम अल्फा इतना वाला टर्म, इसको मैं ब्लू पेन में लिखूंगा। सो डी बाय डी टी ऑफ एम अल्फा वी अल्फा डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई, ओके। सो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम अल्फा वी अल्फा, ओके, डी बाई डी टी ऑफ एम अल्फा वी अल्फा, ओके, क्लियर एकदम, थोड़ा भी मतलब एकदम ध्यान से करना है, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। तो सॉरी अगर कुछ कंजेस्टेड हो रहा है
तो जो मुझे बार बार कैमरा चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कंजेस्टेड हो गया तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ओके ओके, अब शायद क्लियर हो रहा है। ओके, सो ये वाला टर्म जो है वो थोड़ा गायब हो रहा था, अभी मुझे कैमरा देखने के बाद पता चला। सो ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर एंड इट इज विजिबल ऑल्सो। ओके, थैंक यू। सो एम अल्फा वी अल्फा डी बाई डी टी ऑफ, देखो मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या मैंने किया, ये जो सम, ये वाला जो टर्म है, बस इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया विद दिस। ओके, तो ये आपको मिला था एम अल्फा डी वी अल्फा बाई डी टी, दो डेल्टा आर अल्फा बाई डेल्टा क्यू है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया डी बाई डी टी ऑफ दिस माइनस दिस। ओके, और कुछ भी नहीं हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, सो नाउ हमको क्या मिलेगा, अब हम देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ओके ओके, क्लियर है एकदम। सो हमें यहां पर कुछ चेंज लाना है, कुछ करना है जिसमें थोड़ा और भी इसको मतलब कम करना है। ये थोड़ा बड़ा दिखता है, लेंदी दिखता है, इसको और भी छोटा करना है। मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का यूज होगा और कुछ नहीं। तो यहां पर हम दो चीज के ऊपर काम करेंगे। ओके, एक है ये चीज, ओके, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। और ये जो डी बाई डी टी ऑफ दिस मच टर्म है, इसको भी थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, सो ये वाला करने के बाद फाइनली हमें बहुत ही इजी टर्म मिलेगा। ओके, सो देखते हैं कैसे होगा। आपको पता होगा, मैंने पहले क्लास में बताया था, जो आर अल्फा है वो कितना है, आर अल्फा फंक्शन ऑफ क्या है, Q1 Q2 Q3 up to Qn, where n is nothing but the degrees of freedom। ओके, अगर टाइम को लेना है तो टाइम को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, अगर टाइम को इंक्लूड करोगे तो यहां पर एक t आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। देखिए मैंने यहां पर ब्लैक पेन में सर्कल बनाया है, मतलब इस टर्म के बारे में हमें कुछ बातें करना है, मतलब ये इस टर्म में कुछ रिप्लेसमेंट करना है, क्योंकि अभी भी इक्वेशन बहुत ही लेंदी दिख रहा है, तो छोटा हमें करना है। ठीक है, तो दो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। अच्छे से ध्यान देकर मतलब देखिएगा, एकदम इजी है, मैथमेटिक्स बस चाहिए और कुछ भी नहीं। तो वी अल्फा कैसे निकालोगे आप, वी अल्फा हो जाएगा डी आर अल्फा बाय डी टी। तो ये आप कैसे निकालोगे मुझे बताओ, डी आर अल्फा बाई डी टी आप कैसे निकालोगे। ओके, तो पहले Q1 Q2 Q3 Qn अप टू टाइम तक टर्म है, तो यहां पर क्या करोगे, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा Q1, फिर उसके बाद Q1 का डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब dQ1 बाय dt। ओके, प्लस क्या होगा, वैसे ही डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा Q2 dQ2 बाय dt, ऐसे चलेगा। ओके, अप टू n टर्म है, प्लस ये कितना हो जाएगा, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा t। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर हो रहा है। इसको थोड़ा जनरलाइज्ड करके लिखते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको कहा था, टाइम का सटेज, टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। ओके, जैसे लाइट हमेशा जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ में, क्योंकि उसको टाइम कंज्यूम करना है। ठीक है, लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल। ओके, वैसे ही हमें टाइम कंज्यूम करना है, तो इतना बड़ा टर्म लिखकर थोड़ा इस बोर्ड को मेसी मत करना, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो वी अल्फा इज इक्वल टू दिस मच टर्म आपको मिला है, तो क्या करेंगे भाई। ओके, थोड़ा बोर्ड का शॉर्टेज हो रहा है, तो कहां पर लिखे ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई थिंक नीचे वाला पोर्शन नहीं, नीचे वाला पोर्शन विजिबल नहीं होगा। सो तो ये वाला टर्म हम ओके, सो वी अल्फा आप कैसे लिखोगे, वी अल्फा इज इक्वल टू डी आर अल्फा बाय डी टी। ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि नहीं ये भी नहीं दिख रहा है, वरना दिक्कत हो सकता है। तो वी अल्फा इज इक्वल टू डी आर अल्फा बाय डी टी इज इक्वल टू, देखते हैं। ओके, दिस इज क्लियर। सो इज इक्वल टू डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा Q1। ओके, सो ये हो जाएगा
Q1 डॉट डी Q1 बाई डी टी को हम लिखते हैं Q1 डॉट, वैसे ही Q2 डॉट, Q3 डॉट, ये सब आएगा। तो इसको मैं जनरलाइज करके लिखता हूं, इसको मैं लिखूंगा QI और इसको लिखूंगा QI डॉट, ओके। और यहां पर मैं लगाऊंगा सम। सम यहां पर आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, आई टर्म है, आई Q1 होगा, Q2 होगा, आई 1 होगा तो 1 आएगा, 2 होगा तो 2 आएगा, n आएगा तो n आएगा, n यहां पर स्मॉल n, ओके। तो आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, रनिंग इंडेक्स, ओके। ये बात आपको समझ में आ रहा है। प्लस ये कितना हो गया बताओ, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी। तो इस टर्म को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका निकल गया डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी निकल गया, ठीक है। डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी आपका आ गया, ओके। सो नेक्स्ट चीज हम जो करेंगे वो क्या है, थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा होना चाहिए, ओके। सो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें चाहिए डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। सो यहां पर जो वी अल्फा है इसको मैं डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आई। क्यू आई इज नथिंग बट योर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। सो मैं जब उसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, तो फाइनली इस टर्म को मुझे यहां पर रब करना पड़ेगा, वरना मेरे पास स्पेस ही नहीं है लिखने के लिए, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत मतलब यहां पर बना रहा है। तो मैं इस टर्म को थोड़ा अभी के लिए, अभी सिचुएशन के लिए इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, फाइनली मैं लिखूंगा, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई करूंगा बेटा, तो ये कितना होगा, तो डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई आपका कितना आएगा, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखकर करना है। तो देखिए यहां पर जो सिंपल सी लॉजिक है, जो सिंपल लॉजिक यहां पर मतलब लगेगा, डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट, ओके, क्यू आई डॉट करेंगे, ओके, क्यू आई डॉट, सॉरी यहां पर डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। डॉट के बारे में आपको पता चल गया, अगर आर डॉट है वो होगा डी आर बाय डी टी, ओके। सो डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट आपका कितना आएगा, देखिए क्यू आई डॉट मतलब ये हो जाएगा इतना, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। क्यों, क्योंकि डेल्टा क्यू आई डॉट बाय डेल्टा क्यू आई डॉट 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करो, क्यू आई डॉट, तो क्यू आई डॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि आर अल्फा जो है वो किसका फंक्शन है, आर अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ना कि Q डॉट, ओके। जो आर अल्फा आपका फंक्शन है वो किसका है, Q1, 2 ऐसे ही, और टाइम, ओके। Q1, Q2 एंड टाइम का फंक्शन है, नॉट कि Q डॉट, ओके। मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। अगर अब y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या है, डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, y डिपेंड करता है x के ऊपर। अगर y डिपेंड नहीं करेगा x के ऊपर तो क्या होगा, आप x को चेंज करते जाओगे बट y चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, तो उसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। वैसे ही r अल्फा डिपेंड करता है Q1 के ऊपर, तो Q1 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चेंज करते जाओगे तो वो चेंज होगा, ओके। एंड टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट r अल्फा जो है वो Q डॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। Q डॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब अगर उसके रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव लोगे, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट, Q डॉट या क्यू आई डॉट जनरलाइज्ड टर्म में अगर हम बोले तो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट लोगे, क्योंकि क्यू आई डॉट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। तो जो भी वैल्यू आप क्यू आई डॉट का चेंज करो, आर अल्फा को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आर अल्फा फिक्स्ड हो जाएगा। सो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट जो है वो 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा होगा। सो यहाँ पर जो डेल्टा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट होगा, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी, ये टर्म बिल्कुल आपका गायब हो जाएगा या 0 हो जाएगा। अब ऐसे इसको समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर एकदम, ये बात क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है भाई, सब क्लियर हो रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपको मिल गया डेल्टा वी अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। तो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई का वैल्यू आपको मिल गया, तो ये एक वैल्यू हो गया आपके पास। दूसरा आपको मैंने कहा था ये वैल्यू निकालना है, डी बाय डी टी ऑफ कितना निकालना है, डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई का वैल्यू आपको निकालना है। ये दूसरा टास्क था, ये आप कैसे निकालोगे,
ये वैसे ही वही सिस्टम आपको करना है। आर अल्फा इसका फंक्शन है, Q1 Q2 अप टू इतना। तो इसको आप कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स, सम ओवर j इज इक्वल टू 1 to n। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल एन लिख रहा हूं, स्मॉल एन लिखूंगा मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, इट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा बाय डेल्टा QJ। ओके, डेल्टा बाय डेल्टा QJ डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा QY। देखिए क्लियरली लिखिए, डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा QY इंटू QJ डॉट। वही टेक्निक, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, वही टेक्निक कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। डेल्टा बाय डेल्टा T, ओके, डेल्टा बाय डेल्टा T, डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा QY, डेल्टा R अल्फा बाय डेल्टा QY। ओके, तो वही टेक्निक मैंने अप्लाई किया, कुछ भी नहीं नया है, कुछ भी नया नहीं है। पहले डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI निकालना है। ओके, तो यहां पर क्या करना है, जैसे कि डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI है, तो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, डेल्टा बाय डेल्टा QJ इंटू QJ डॉट क्या है, QJ डॉट कितना होता है, डेल्टा QJ बाय QT। ओके, डेल्टा QJ बाय डेल्टा T। सो QJ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा बाय डेल्टा T ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय इतना। सम लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक तो नहीं है, सिस्टम बहुत सारे कंसिस्ट कर रहा है, तो J यहाँ पर 1 से स्मॉल n रनिंग इंडेक्स बन जाएगा। क्लियर एकदम। ये डेल्टा बाय डेल्टा QJ, इस QJ डॉट को आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा QJ बाय डेल्टा T। सो डेल्टा QJ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल्टा T ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI। सो डी बाय डेल बाय डेल्टा T ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI। ओके, प्लस मैंने यहां पर ऐसे लिखा, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ये कितना हो गया, डेल बाय डेल्टा T जैसे आप किए थे। ओके, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI। ओके, पहले आपने डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI निकाला या डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा T निकालते, फिर उसके बाद डेल्टा बाय डेल्टा QI करते, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो वो उसको थोड़ा हम करेंगे, उसको थोड़ा इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब यहां पर आप डेल्टा QI लिख सकते हो और यहां पर आप डेल्टा T लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपने पहले क्या किया, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI। सो ये आपने पहले आपने डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI बाय डी टी अपने किया था। तो पहले अब टाइम रेस्पेक्ट में ले लो, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा T, फिर उसके बाद डेल बाय डेल्टा QI लगा दो, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, कॉमन कुछ ले सकते हो क्या, कॉमन देखो, कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन जाएगा या नहीं जाएगा। सो पहला वाला टर्म उसको मत भूलना, पहला वाला टर्म भूल गए तो गलत हो जाएगा सब कुछ। ओके, सो सॉरी बट दिस विल बी डेल्टा बाय डेल्टा QI, थोड़ा गलती हो गया, डेल्टा बाय डेल्टा QI। ओके, सो इसको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, डेल्टा बाय डेल्टा QI। ओके, ये डेल्टा बाय डेल्टा QI होगा। ओके, क्योंकि QJ डॉट यहाँ पर आपने क्या लिखा है, QJ डॉट, ये हो जाएगा QJ। ओके, डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QJ। क्लियर हो रहा है, आपको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू QI। सो डेल्टा बाय डेल्टा QI। ओके, फिर उसके बाद डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QJ, ये हो जाएगा डेल्टा QJ बाय डेल्टा T, तो ये कट हो जाएगा, तो डेल बाय डेल्टा QI डेल बाय डेल्टा T ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा बाय डेल्टा QI डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा T। तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, मैं क्योंकि प्रीवियस वाला मैंने किया था उसी टाइप का होने वाला है, तो टू सेव द टाइम आई हैव रिटन द टर्म। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। सो डेल बाय डेल्टा QI इंटू डेल आर अल्फा बाय डेल्टा QJ इंटू QJ डॉट, सम है J to 1 प्लस डेल बाय डेल्टा QI डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा T। ओके, सो आप यहां पर क्या कर सकते हो, थोड़ा देखना पड़ेगा, मोबाइल में दिख रहा है। ओके, दिख रहा है क्लियरली। तो यहां पर आप डेल्टा बाय डेल्टा QI कॉमन ले सकते हो, सम ओवर J रनिंग फ्रॉम 1 to n। समझ में आ रहा है ना, ये वाला मैंने क्या किया, सिर्फ डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा QI निकालना है।
तो इसको निकालने के लिए मैं इस टाइप का लिख रहा हूं। ओके, क्यूजे डॉट मतलब डेल्टा क्यूजे बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यूजे गया, सो डेल बाय डेल्टा अल्फा बाय डेल्टा टी इंटू डेल बाय डेल्टा क्यू आई, जो कि आपका इस एक्सप्रेशन में आ जाएगा। प्लस आप जैसे ऐसे निकालते थे डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी, फिर उसके बाद डेल बाय डेल्टा क्यू आई। सो सम ओवर ऑफ जे रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन। सो डेल बाय डेल्टा क्यू आई आप कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट प्लस डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा टी। क्लियर ये बात हो रहा है? क्लियर एकदम कुछ नया नहीं है भाई, वही पुराना है, वही पुराना सिस्टम हम लगा रहे। सो 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा पावर कट हो गया है।